फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत क्लास 12th में हिंदी विषय के अंतर्गत भाषा और आधुनिकता पाठ का पाठन कार्य, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। इसके कुछ गद्यांश आपको पढ़ाए जा चुके हैं। मैं आज नवीन यानी कि जो अगला गद्यांश है उससे इसको शुरू करने जा रहा हूँ। तो जिन बच्चों के पास बुक हैं, पुस्तकें हैं, वो अपनी पुस्तक खोल लेंगे। विज्ञान की प्रगति के कारण यहाँ से मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो आप ओपन कर लीजिए। जिन बच्चों ने अभी ओपन नहीं किए हैं वो बच्चों, आप मेरे साथ साथ पाठ का मनन करें तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। जाहिर सी बात है, जिस देश में जिस वस्तु का या शब्द का जिसका भी आविष्कार होता है वही देश उसका नामकरण भी करता है, और मूलतः उसी नाम को पूरे विश्व के अन्य देश अपना लेते हैं। वही शब्द स्वतः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयोग किया जाता है। यदि हर देश उस चीज़ के लिए अपना अपना अलग अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज़ को समझने में ही दिक्कत होगी। जैसे रेडियो, टेलीविज़न, स्पुतनिक, प्रायः सभी भाषाओं में इनके लिए एक ही शब्द प्रयुक्त है। और एक उदाहरण देखिए, सीढ़ी लगाना। ऊपर चढ़ने के लिए अनादिकाल में भारत में एक ही साधन प्रयुक्त मौजूद था, सीढ़ी। औद्योगिक क्रांति ने आवश्यकतानुसार और भी कई तरह की सीढ़ियों का निर्माण किया, जैसे लिफ्ट, एलिवेटर, एस्केलेटर आदि। भारतीयों के लिए ये बिल्कुल नए शब्द हैं और इसीलिए भारतीय भाषाओं ने इनके लिए अलग अलग नाम द्रष्टव्य नहीं होते। इस स्थिति में उन शब्दों को यथावत ग्रहण करने में भी कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। फ्रेंच और लैटिन भाषाओं में अंग्रेजी ने ऐसे ही कई शब्दों को आत्मसात कर लिया, और अंग्रेजी से रूसी ने। कभी कभी एक ही भाव होते हुए भी उसके द्वारा ही उसके और अन्य पहलू अथवा स्तर साफ व्यक्त नहीं होते। कभी कभी ऐसा होता है कि भाव एक ही है, परंतु अलग अलग स्तर पर समझने पर उनके भाव स्पष्ट नहीं हो पाते। उस स्थिति में अपनी भाषा में ही उपस्थित विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का सूक्ष्म भेदों के साथ प्रयोग करना पड़ता है। जैसे उष्ण एक भाव है। जब किसी वस्तु की उष्णता के बारे में कहना हो तो हम ऊष्मा कहते हैं, और परिणाम के संदर्भ में उसी को हम ताप कहते हैं। वस्तुतः अपनी मूल भाषा में उष्ण, ऊष्मा, ताप, उनमें उतना अंतर नहीं जितना अब समझा जाता है। पहले अभ्यास की कमी के कारण जो शब्द कुछ कटु या विपरीत से प्रतीत हो सकते हैं वे ही कालांतर में मामूली शब्द बनकर सर्वप्रचलित होते हैं। ये बात भी एक सत्य है। आगे चलते हैं बच्चों। नवीनीकरण में कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों ना हुआ हो,
उस प्रक्रिया में यह भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर लेखक का ये है कि कार्य किस परिस्थिति के रूप में आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। पर उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात ये है कि जब भाषा का विकास होता है तो भाषा के विकास में जो व्याख्याएं हैं, शब्दों की व्याख्याएं हैं, जो अर्थ हैं, जो उनकी अभिव्यक्ति है, वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कि मन में किसी भी तरह का कोई शंका या ऐसा प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि हम उस के मूल अभिव्यक्ति से परिचित नहीं हो पाएंगे। यदि सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। अगर किसी भी भाषा में इस तरह की उपलब्धियां प्राप्त नहीं हो पाई हैं कि वह अपना स्पष्टीकरण या अपनी अभिव्यक्ति रखने में पूर्ण नहीं है, तो स्वतः ही उसका विनाश हो जाएगा, वो लंबे समय तक भविष्य में नहीं बनी रहेगी। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए। इस संदर्भ में भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उस भाषा की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सकेंगे। अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही है और भाव दास्ता की निशानी है। ऐसा सोचकर यदि हम नए शब्दों का निर्माण करने में लग जाएं तो नुकसान हमारा ही होगा, अंग्रेज़ों का नहीं। उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्दों को जो इस्लाम धर्म को ज्ञापित करने वाले हैं, हिंदी वाले त्यागना आरंभ करें तो हिंदी भाषा सहज न रहकर एकदम बनावटी बनेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस भाषा चाहे कोई सी भी हो, अगर उस भाषा में कुछ नवीनता है और उसको कोई अन्य भाषा ग्रहण कर लेती है तो वह अनिष्टकारी नहीं है, बल्कि वह उस भाषा के विकास में सहायक है। और अगर कोई देश या कोई भाषा किसी अन्य भाषा को अपने साथ ग्रहण नहीं कर पाती है तो उसका विनाश निश्चित है। तो बच्चों, ये था आज का भाषा और आधुनिकता पर जो गद्यांश थे उनका पठन कार्य। 1, 2, 3 छोटे छोटे गद्यांश और रह गए हैं, वो उनका जो पठन कार्य है वो नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। तो लगातार बने रहें, जो कार्य आपको बताया जा रहा, कराया जा रहा है, उसको समझें और करें। इन्हीं शब्दों के साथ कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।